नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 9 और 10 नवंबर 2023 के डेली एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आई नो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर कुछ दिनों से एडिटोरियल की वीडियोस नहीं आ रही। सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पे मैं रेगुलरली इनको कंटिन्यू करूंगा। देखिए, कभी कभी ओवरऑल हेल्थ इश्यूज होते हैं, नहीं होता पॉसिबल कर पाना और ब्रेक ले लेना जरूरी हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ब्रेक लिया था। अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर रहूं। जो बीच के 3 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक का जो एनालिसिस छूटा है, इसको मैं कोशिश करूंगा कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे करके ग्रेजुअली कवर कर दूं। मेंटरशिप कोर्स में एज इट इज वीडियोस अपलोड कर रहे थे विनी सर, थैंक्स टू दैट उसका जो ओवरऑल शेड्यूल है वो नहीं बिगड़ा। यहाँ पे एडिटोरियल एनालिसिस में आज 7 से 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ओवरऑल करंट अफेयर्स में भी लगभग इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेंटरशिप कोर्स में दिवाली सेल चल रही है, इस समय पे प्राइसेस रिकॉर्ड लो है। आप चाहें तो ओवरऑल इस दिवाली कोर्स का फायदा उठा के, दिवाली सेल का फायदा उठा के ओवरऑल इस कोर्स को खरीद सकते हैं। वैसे भी अब ओवरऑल जो सीरियसली तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ज्यादातर लोगों ने कोर्सेज ले लिए हैं, लंबे समय से पढ़ रहे हैं। वीडियोस ऑलरेडी हंड्रेड्स की क्वांटिटी में यहाँ पे अवेलेबल है। अगर अब भी आपने इन वीडियोस को देखना शुरू नहीं किया, टेस्ट सीरीज के टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू नहीं किया, तो आप ऑब्वियस ही बात है अपनी तैयारी में काफी लेट हो जाओगे। तो डू आउट फॉर द मेंटरशिप कोर्स इफ यू लाइक इट। चलिए यहाँ पे चालू करते हैं हम लोग अपने लेक्चर्स को। एडिटोरियल में जो पहला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है चिप ऑफ द ब्लॉक्स एज इंसेंटिव्स फॉर सेमीकंडक्टर स्पटर, कोर्स करेक्शंस आर। तो भाई, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की यहां पे बात हो रही। देखिए, सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए सरकार ने पीएलआई स्कीम बना रखी है। इनफैक्ट पीएलआई स्कीम बहुत सारे सेक्टर्स के लिए बनाई गई है, सेमीकंडक्टर्स फैब्रिकेशन और डिजाइन डेवलपमेंट के लिए भी बनाई गई है। अब बात यह है दोस्तों कि सेमीकंडक्टर्स के लिए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाई गई है, इसमें जो फंड्स है वो 80% अंडर यूटिलाइज। मतलब ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए सरकार ने 100 रुपए अलॉट किया था, तो 80 रुपया अभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो यहां पे क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है, इंडिया जो इस पर्टिकुलर पीएलआई स्कीम के थ्रू अपनी सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर रहा है, क्या उसमें एक्चुअली में पीएलआई स्कीम कोई रोल प्ले कर रही है? आईटी हार्डवेयर के लिए जो पीएलआई स्कीम सरकार ने चलाई है, उसमें सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। ओके, और ओवरऑल सेमीकंडक्टर्स के लिए जो चलाई है डिस्प्लेस के लिए, उसके लिए 38,601 करोड़ की। आईटी हार्डवेयर हमारे एक्सपोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सॉरी, आईटी सॉफ्टवेयर, आईटी हार्डवेयर में हम लोग धीरे धीरे करके आगे जा रहे हैं। जो ओवरऑल आप कह सकते हो डेवलपिंग टाइप की कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वही हमसे इस समय पे हार्डवेयर खरीद रही, जबकि सॉफ्टवेयर सर्विसेज हम दुनिया भर की डेवलप्ड कंट्रीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। आईटी एज अ सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और अगर आप आईटी हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर, जो भी एक प्रकार का हार्डवेयर है, इन दोनों को कंपेयर करो, तो सेमीकंडक्टर्स का अलॉटमेंट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर से दुगने से भी ज्यादा है, 38,601 करोड़। सरकार को लगता है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे एवेन्यूज है, सब्सटेंसिव वैल्यू एडिशन के एवेन्यूज है। एग्जिस्टिंग स्कीम्स के साथ अगर उनको जेल कर दिया गया, सिंक्रोनाइज कर दिया गया, इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है। कुल मिला के सेमीकंडक्टर सरकार सेक्टर से सरकार को बहुत सारी उम्मीदें हैं। ठीक है, चिप्स की बात की जाए, सेमीकंडक्टर चिप्स की, तो ये इंपॉर्टेंट होती हैं हार्डवेयर और अप्लायंसेस सबके लिए। ये एडवांस्ड और ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू बनती हैं और ओवरऑल कहीं ना कहीं इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में जो लोग एम्प्लॉय होते हैं वो कम होते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर डिजाइन और फैब्रिकेशन ये एक ऐसा फील्ड है जो कि इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव नहीं है। इसके अंदर ओवरऑल जैसे फैक्ट्रीज में होता है ना कि हजारों की तादाद में लेबर एम्प्लॉयड है, इस लेवल पे लोग एम्प्लॉयड नहीं होते। यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड और स्किल्ड लॉट एम्प्लॉयड होता है और उसको पैसा भी अच्छा खासा दिया जाता है। बट कहीं ना कहीं बात दोस्तों ये है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं इस इकोसिस्टम को डेवलप करके इंडिया अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकता है। देखिए, दुनिया भर में अगर आप ताइवान की बात करो, चाइना की बात करो, ये अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे डेवलप कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का सेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर आज की डेट में सेमीकंडक्टर से बनी हुई चिप्स के बिना नहीं चलता है। तो ये चिप की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और इंडिया चाहता है कि दुनिया भर के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स इंडिया के अंदर आए और इंडिया के अंदर आके सेमीकंडक्टर चिप को वो मैन्युफैक्चर करें। अब अगर सच में दुनिया भर के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग जाइंट्स इंडिया के अंदर आके सेमीकंडक्टर चिप्स की फैक्ट्री लगा रहे होते, उनको मैन्युफैक्चर कर रहे होते, तो ये जो पीएलआई स्कीम के अंदर 38,601 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, इसमें 80% बेकार ना पड़ा होता, केवल इसमें 20% ही यूटिलाइज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि भले ही सरकार ने पीएलआई स्कीम के अंदर बड़े इंसेंटिव्स अनाउंस कर रखे हैं, उसके बावजूद भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स जिस स्केल पे चाहिए उस स्केल पे आके इस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है,
और प्लस इतने बड़े स्केल पे अगर आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पीएलआई स्कीम दे रहे हो तो उससे कोई बहुत बड़ी स्केल पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाला नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव नहीं है। ठीक है ना भाई। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर डिजाइन सेक्टर को तो सरकार बढ़ाने की कोशिश कर ही सकती है, ऑथर यहां पे बोल रहा है। ऑथर कह रहा है कि सरकार, हमारी केंद्र की सरकार का टारगेट कुछ ऐसा है कि जो डिजाइन है उसका पेटेंट होता है बड़ी बड़ी कंपनीज के पास। ये कंपनी अपने पेटेंटेड डिजाइन के साथ आए, उनको पेटेंट प्रोटेक्शन मिलेगा, इंडिया के अंदर आके अपने बड़े बड़े हब्स लगाएं, यहां पे चिप मैन्युफैक्चर करें और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करें, इंडिया में भी बेचें। अब प्रॉब्लम यह है कि ओवरऑल एक दूसरी जगह पे बनी हुई डिजाइन, किसी दूसरी डेवलप्ड कंट्री में बनी हुई डिजाइन को कोई डिजाइन होल्डर इंडिया के लैब्स के अंदर आके क्यों मैन्युफैक्चर करेगा जब दुनिया भर में उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ऑथर कहने की कोशिश ये कर रहा है कि बेटर ये रहेगा कि सरकार फैब्रिकेशन में और सेमीकंडक्टर डिजाइन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करे, ना कि ओवरऑल पीएलआई स्कीम का बेनिफिट को कुछ इस प्रकार से डिवाइस करे कि बस इंडिया के अंदर आके मैन्युफैक्चर करो और उसको एक्सपोर्ट करो। जरूरी यह है कि सरकार को, हमारे देश के साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, कंसोलिडेशन, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तब जाके ओवरऑल हम साइबर सिक्योरिटी को सेफगार्ड कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर इंडिया को एक्चुअली में आगे आने वाले समय में बड़े स्केल पे साइबर अटैक से बचना है तो हमें कम से कम ये साइबर चिप्स, ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, ये इंडिया के अंदर बनानी चाहिए। क्योंकि इंडिया के बाहर बनेंगी तो उसमें कौन सा स्नूपिंग इक्विपमेंट लगा है हमें पता ही नहीं चलेगा। और अगर ये इंडिया के अंदर बनती हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को तो इंश्योर कर ही पाएंगे, साथ साथ ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि जो हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है इसको ये चिप्स रिलेटिवली अफोर्डेबल कॉस्ट पे मिले। बाहर से ये लोग इंपोर्ट करेंगे तो महंगी मिलेगी। इसलिए पीएलआई स्पेंडिंग को प्रॉपर तरीके से रीरूट करने की जरूरत है, ये यहां पे बोला जा रहा है। आगे आ जाते हैं, अगला है वुमेन इन रेड, अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी शुड प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विस। देखिए, रिसेंटली ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केंद्र की सरकार को 4 हफ्ते दिए हैं कि 4 हफ्ते के अंदर आप एक ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी बनाइए, जिसमें फोकस होना चाहिए कि सैनिटरी नैपकिन्स को उन लेडीज तक पहुंचाया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अफोर्डेबल कॉस्ट पे, जिनके पास इन सैनिटरी नैपकिन्स का या अफोर्डेबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के साधन नहीं। बहुत सारे जगह पे लेडीज बहुत गरीब होती हैं, वो इस प्रकार के महंगे पैड्स वगैरह नहीं खरीद सकती। आज की डेट में अगर आप विस्पर जैसे पैड्स खरीदने जाते हो दुकानों पे, महंगे होते हैं। तो कोई लेडी अच्छे घर पे हैं, लड़कियां अच्छा कमा रही हैं, तो वो जाके खरीद पाएंगी। बट अगर मान लीजिए कोई गांव में है, अपने घर वालों पे डिपेंडेंट है पैसों के लिए, घर वालों को फर्क नहीं पड़ रहा, उसके हाथ में पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे खरीदेगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यहाँ पे गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि भैया आप एक नेशनल मॉडल बनाइए। उस नेशनल मॉडल के अंदर ओवरऑल जितनी भी फीमेल आबादी है देश की, कितनी गर्ल्स टॉयलेट होनी चाहिए पर फीमेल आबादी गवर्नमेंट एडेड और रेजिडेंशियल स्कूल्स में, इस पे ध्यान दीजिए। मेंस्ट्रुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एज के साथ मेंस्ट्रुएशन तो नेचुरली एम्बेडेड है ना। हमारे देश की ऑलमोस्ट 50% जनता औरतें हैं, लेडीज हैं, लड़कियां हैं, ठीक है ना। अब ये जो वुमेन का लॉट है, ऑब्वियस सी बात है इनकी जो फर्टिलिटी वाली एज है वहां पे मेंस्ट्रुअल, आप कह लो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस हो गया। अब इस मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में बहुत जरूरी हो जाता है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि इनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एक्सेस करवाया जाए, ठीक है। अब पिछले कुछ सालों में बहुत से एडवांसमेंट हुए हैं, कुछ बहुत आप कह लो इनोवेटिव टाइप के लोग आए। जो पैडमैन मूवी बनी जिसमें जो अक्षय कुमार का रोल था, वो एक्चुअली में किस इंडिविजुअल पे बेस्ड है, ये नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बहुत सारे एनजीओज ने, बहुत सारे इनोवेटिव इंडिविजुअल्स ने और ओवरऑल उसके बाद सरकार ने काफी कुछ मेंस्ट्रुअल हाइजीन को इंप्रूव करने के लिए किया है। उसके चलते अगर आप देखो तो ये एविडेंस हमको देखने को मिलता है एज पर द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कि 73% रूरल वुमेन, ये एनएफएचएस 5 की बात कर रहा हूं, और 90% अर्बन वुमेन के पास एक हाइजीनिक मेथड है मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन का। और ज्यादातर केसेस में ये जो हाइजीनिक मेथड होता है वो सैनिटरी नैपकिन ही होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो 15 से 24 के एज ग्रुप में जो वुमेन आती हैं, अगर उनके पास हाइजीनिक मेथड है प्रोटेक्शन का मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पे, ये नंबर एनएफएचएस 4 में 58% था और एनएफएचएस 5 में 78% पे आ चुका है। तो डेफिनेटली ओवरऑल एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 के इस पर्टिकुलर डाटा को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। और जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात आए, ठीक है ना, वुमेन एम्पावरमेंट की बात में भी आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को कोट कर सकते हो कि हाँ भाई, ओवरऑल लेटेस्ट सरकारी इनिशिएटिव्स के चलते, एनजीओ और इंडिविजुअल्स के लेटेस्ट आप कह लो इनोवेशंस के चलते एनएफएचएस 4 के रिस्पेक्ट में एनएफएचएस 5 में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। जैसे एनएफएचएस 5 में 73% रूरल वुमेन है और 90% अर्बन वुमेन है, जिनके पास सैनिटरी आप कह लो मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन के, हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन के एवेन्यूज अवेलेबल है, बाकियों के पास अवेलेबल नहीं है।
4 से लेके 5 में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है 15 से 24 साल की वुमेन ग्रुप के लिए, ये भी बेसिकली आपको नजर आ रहा है। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो कि आपको नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। जो लोग मेरे मेंटरशिप कोर्स में, उनको ऑब्वियसली बात है पीडीएफ फॉर्मेट में मैं ये नोट्स अवेलेबल करवा देता हूं, लेकिन आप अगर नहीं है तो आपको यहां पे इसको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल अगर आप यहां पे देखो तो इन सब चीजों को करने के लिए जो बच्चे कुछ हैं, जैसे एनएफएचएस 5 में 27% रूरल वुमेन अभी ऐसी हैं, 10% अर्बन वुमेन ऐसी हैं जिनके पास हाइजीनिक मेंस्ट्रुएशन को मेंटेन करने के एवेन्यूज और रिसोर्सेज नहीं है। तो भाई उनके पास तो रिसोर्सेज पहुंचाने पड़ेंगे ना, उनको अकेला तो देखो छोड़ा नहीं जा सकता। तो उसको पहचानने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट यहां पे केंद्र की सरकार को बोल रहा है कि भैया आप एक पॉलिसी लेके आओ। कौन सी पॉलिसी लेके आओ? तो भाई मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी लेके आओ। यहां पे ऑथर सरकार को गरी आ रहा है। सरकार को बोला जा रहा है कि भाई 3/4 हो चुके हैं सेंचुरी के, 75 साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, आपने अब तक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी नहीं बनाई। भले ही ईयर्स में एडवांसमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन के साथ साथ यंग वुमेन के पास इन प्रोडक्ट्स की जो रीचेबिलिटी है वो बढ़ रही है, बट अफोर्डेबिलिटी आज की डेट में एक बहुत बड़ा इशू है। हर कोई ओवरऑल इन सैनिटरी पैड्स को नहीं खरीद सकता, तो वो गंदे कपड़े को इस्तेमाल करके या इस तरीके से ओवरऑल अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है, जिससे उनको बीमारियां हो सकती हैं। तो सैनिटरी नैपकिंस, क्लॉथ, लोकली प्रिपेयर्ड नैपकिंस, ये कैसे पहुंचाई जाएगी इन लेडीज के पास, इसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। इस पॉलिसी में फिर सुप्रीम कोर्ट और चंद्रचूड़ साहब ने सरकार से यह भी बोला है कि भाई पर इतनी फीमेल कितने आपको टॉयलेट्स बनाने रेजिडेंशियल स्कूल्स में, ये भी यहां पे ध्यान दिया जाएगा। समझ गए? एक और चीज इस सर्वे में बताई गई, एक सर्वे एक्चुअली कराई गई थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि भाई एजुकेशन में और प्रेफरेंस ऑफ हाइजीन में कोरिलेशन है। जिन लड़कियों को 12 से ज्यादा साल की स्कूलिंग मिली है वो डेफिनेटली हाइजीनिक मेथड्स को इस्तेमाल करेंगी मेंस्ट्रुएशन में। तो बेसिकली यहां पे ओवरऑल हमें समझना पड़ेगा कि मेंस्ट्रुएशन आज की डेट में भी इंडिया के अंदर जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। मेंस्ट्रुएशन और ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल ये अपने आप में एक लिंक है। मेंस्ट्रुएशन के चलते बहुत सारी लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है, स्टिग्मा हो जाता है, क्योंकि उनके पास सैनिटेशन के लिए कोई एक्सेस ही अवेलेबल नहीं है। आज की डेट में औरतें आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, और उस समय पे मेंस्ट्रुअल जैसी नेचुरल प्रोसेस के चलते उनको अपनी अपॉर्चुनिटीज छोड़नी पड़ जाएं, ये भाई बिल्कुल गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी के थ्रू सरकार को बोल रहा है कि यार क्या कर रहे हो, 75 साल हो चुके हैं आजादी के, तुमने आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। तो सरकार बोल रही है कि साहब हमने ओवरऑल इंप्रूवमेंट्स किए हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है इंप्रूवमेंट्स किए हैं, अच्छी बात है, आप पॉलिसी भी बनाइए। ठीक है, केंद्र की सरकार ने यहां पे सुप्रीम कोर्ट को यह भी बोला है कि सर हमने एक ड्राफ्ट पॉलिसी सर्कुलेट की थी कमेंट्स के लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स के पास, 4 हफ्तों में तैयार हो जाएगी। तो बेसिकली एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी सरकार ने ऑलरेडी बना रखी, बट वो ड्राफ्ट स्टेज में कमेंट्स के लिए इधर उधर घुमाई गई है। उस पर कमेंट्स आ जाएंगे, उसको जब फाइनलाइज करके सरकार रिलीज होगी तो बेसिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी रिलीज हो जाएगी। तो बेसिकली सरकार एक ड्राफ्ट बना चुकी है और सुप्रीम कोर्ट यहां पे बार बार सरकार से बोल रहा है, तो डेफिनेटली ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी जल्दी ही आने वाली है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला, एक्नॉलेज इंडियाज इकोनॉमिक सक्सेस टू। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाला हूं। मुझे याद है दोस्तों 1 या 2 नवंबर के लगभग या उससे थोड़ा पहले मैंने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था। उस एडिटोरियल में एक ऑथर ने यह बताया था कि जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी नजर आ रही है। उसने मतलब अलग अलग मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके बताया था कि कैसे कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लेट करके दिखाया गया है। फिर उसने ये भी बताया था कि ओवरऑल इंडिया की जीडीपी बहुत कम है, तो जब जीडीपी से ओवरऑल ग्रोथ दिखा पाना बहुत आसान होता है। तो इस तरीके की बातें उसने बोली थी। मुझे लगता है ये पर्टिकुलर आर्टिकल उस आर्टिकल का एक रिप्लाई है। इस आर्टिकल को लिखा है वी अनंत नागेश्वरन साहब ने, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजीव मिश्रा साहब ने, जो कि सीनियर एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। मेघा अरोड़ा जी ने, जो कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और राम सिंह, जो कि डायरेक्टर है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब ये क्या बता रहे हैं, देखिए इसमें ओवरऑल ये सरकार के ऑफिसर्स, सरकार की पॉलिसीज और उनके जो एसोसिएटेड रिजल्ट्स हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा इसके डिटेल में बताने वाला हूं नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं ना कहीं सरकार की तारीफ कर रहे हैं, और ये हमने पहले भी देख रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या बता रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ईयर ऑन ईयर 7.2% पे ग्रो कर रही है इकोनॉमी। फाइनेंशियल ईयर 2023 मतलब 2022-23 की बात कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जो कि अभी के लिए चल रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 6.3% होगी।
तो इनका ये बोलना है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई इंडिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, स्टैग्नेंट है, इकोनॉमी में कोई डिमांड नहीं, तो इनका ये बोलना है कि भाई इकोनॉमी में डिमांड है, भले इंटरनेशनल डिमांड इतनी ज्यादा नहीं है, बट हमारी डोमेस्टिक डिमांड ही कहीं ना कहीं ग्रोथ को आगे लेके जा पा रही है। डोमेस्टिक डिमांड कब होगी? जब लोगों के पास इंप्लॉयमेंट होगा। जब इंडिया के 140 करोड़ 150 करोड़ लोग पैसा कमाएंगे तो डेफिनेटली उस पैसा को मार्केट में जाके खत्म करेंगे, उससे डिमांड जनरेट होगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। तो वो डोमेस्टिक डिमांड एग्जिस्ट करती है, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है। फिर ये बोल रहा है कि जो लोग ये बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कम है और कम इकोनॉमी में ग्रोथ आपको ज्यादा नजर आएगी, वो गलत बोल रहे हैं। इनका बोलना है कि इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में यूएस डॉलर टर्म्स में। ये बेसिकली नॉमिनल बेसिस पे बात कर रहे हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी पे हम ऑलरेडी नंबर 3 पे आ चुके हैं, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी की बात नहीं होती जब भी इंटरनेशनली आपके लोग जीडीपी के कंपैरिजन किए जाते हैं, वो नॉमिनल बेसिस पे किए जाते हैं। और आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि 2027 तक इंडिया दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो कैसे कोई ये बोल सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी छोटी है इसलिए इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना ज्यादा नजर आ रहा है? तो ये सब चीजें यहां पे लिखी हुई। अब देखिए, गवर्नमेंट मेजर सिंस 2014, इसमें जीएसटी की तारीफ की गई है, डिमोनेटाइजेशन की तारीफ की गई है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन सब चीजों से गड़बड़ हो गई है और यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आप इस आर्टिकल को खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है ये, और उसके हिसाब से अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। बस मैं बोलूंगा इस प्रकार के आर्टिकल्स के, और जो बिल्कुल ब्लैटेंटली सरकार को आप कह लो मतलब रिफ्यूट करते हैं, इस प्रकार के आर्टिकल्स के नोट्स को ज्यादा इनकॉर्पोरेट मत करिए, क्योंकि इन आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं बायस होता है, या तो सरकार के फेवर में या फिर सरकार के अपोजिशन में। तो हमें उसको कहीं ना कहीं अभी के लिए इग्नोर करना है। आगे चलते हैं। जस्टिस एंगर एंड द निठारी एक्विटल्स, तुति राज साहब का आर्टिकल है। मुझे तो याद है दोस्तों, मेरी 2011 में पहली नौकरी लगी थी, जब 2010 में पहली नौकरी लगी थी, 2010-11 के समय पे मैं रहा करता था, और जहां मैं रहता था नोएडा के सेक्टर में भूल गया हूँ, सीएसएम मॉल से लगभग 5 किलोमीटर दूर था वो। नोएडा में ग्रेट इंडिया पैलेस मॉल है ना, सेंटर स्टेज मॉल, उससे 5-6 किलोमीटर दूर एक सेक्टर था, तो उसके पास ही निठारी गांव पड़ता था। वहां पे ये कांड हुआ था। 19 बच्चों की और वुमेन की जो बॉडीज की हड्डियां हैं वो निठारी नोएडा में मिली थी 2006 में, ठीक है ना। और उसके बाद जब केस चला तो सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर सिंह पांधेर के ऊपर इल्जाम लगाया गया, बोला गया कि ये गिल्टी हैं क्राइम्स के लिए। सीबीआई ने यहां पे इन्वेस्टिगेशन की है। कहीं ना कहीं जो लोग भी उस समय पे थोड़ा बहुत भी न्यूज को सुनते होंगे ना, उनको याद होगा इस पर्टिकुलर केस के बारे में। उस समय पे एक केस बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, कैनिबॉलिज्म का केस था, कि हाँ भाई ओवरऑल इन लोगों को जिनको मार दिया गया, इनके मांस के टुकड़े को खा रहे हैं ये लोग, इस प्रकार की बातें यहां पे हो रही थी। अब क्या हुआ कि कोहली और पांधेर को मौत की सजा सुनाई गई, ठीक है। बाद में इनकी मौत की सजा हटा दी गई, ठीक है। तो बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ है कि हाई कोर्ट ने इनकी मौत की सजा को हटा दिया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जिस बेसिस पे ओवरऑल आप कह लो कि कोहली और पांधेर को कन्विक्ट किया गया था, जिस एविडेंस पे, क्या वो एविडेंस रिलायबल था? समझ गए। और कई बार यहां पे बेसिकली मीडिया ट्रायल की भी बात हो रही है। कई बार क्या होती है कि पुलिस इंटेंशनली इंफॉर्मेशन को या एविडेंस को या किसी व्यू पॉइंट को मार्केट में रिलीज कर देती है, और उस व्यू पॉइंट के बेसिस पे जो लोग हैं वो ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दोषी भी मान लेते हैं कि हाँ भाई इसने काम गड़बड़ किया होगा। तो ये सागा शुरू हुआ था दिसंबर 2006 में, जब ह्यूमन बोन्स पाई गई थी कोठी नंबर D5 में निठारी में। यहां पे कोहली रहा करता था अपने एम्प्लॉयर पांडेर के साथ, ठीक है ना। तो बाद में ओवरऑल एक ट्रायल हुआ, रेप का इल्जाम लगा, मर्डर का इल्जाम लगा, कैनिबैलिज्म का इल्जाम लगा, और कोहली ने अपने क्राइम को मजिस्ट्रेट साहब के सामने कन्फेस किया। 60 दिन तक उसको सीबीआई में कस्टडी में रखा गया और बोला गया कि सीबीआई ने उसको धुन धुन के बहुत मारा, ठीक है ना। तो बेसिकली ओवरऑल कहीं ना कहीं अपने कन्फेशन में मजिस्ट्रेट के साहब के सामने उसने ये भी बोला कि उसको टॉर्चर किया गया है, ट्यूटर किया गया है, सीबीआई ने उसको बोला है, लेकिन उसको भी मजिस्ट्रेट साहब ने सुना नहीं और इनको सजा सुनाई गई। सीबीआई ने 16 मर्डर्स के लिए 16 केसेस रजिस्टर किए थे ओवरऑल इनके अगेंस्ट, ठीक है ना। तो कोहली ने अपने क्राइम को मजिस्ट्रेट साहब के सामने कन्फेस कर लिया, ओके। अब जो सेशंस कोर्ट थी, ठीक है ना, सेशंस कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कन्फेशन के ऊपर रिलाई किया, ह्यूमन रिमेन्स के ऊपर रिलाई किया, जो कि कोठी नंबर D5 के बाहर मिले थे, और कन्विक्ट किया, और कोहली को सेंटेंस किया फरवरी 2009 में मौत की सजा के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल इस कोहली के कन्फेशन को माना और उसके डेथ सेंटेंस को कंफर्म किया। कोहली ने अपनी मर्सी पिटीशन डाली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने भी वो मर्सी पिटीशन यहां पे रिजेक्ट हो जाती है, मतलब कोहली का अब फांसी चढ़ना तय है, ठीक है ना। उसके बाद
एकदम से हाईकोर्ट बोलती है कि नहीं भाई, कोहली को सजा देना कॉन्स्टिट्यूशनल अनटेनेबल है, अभी के लिए कोहली लाइफ सेंटेंस। और रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोहली को एक्विट कर दिया है। बेसिकली ओवरऑल पहले केसेस में जिन एविडेंस के बेसिस पे कोहली को मौत की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद कुछ 12 केसेस 16 केसेस रजिस्टर हुए थे इनके ऊपर। तो फर्स्ट केस में इनको मौत की सजा हुई, और बाकी जो आगे 12 केसेस थे, उन 12 केसेस में कुछ ऐसा मिला जिसके बेसिस पे ओवरऑल इसकी मौत की सजा को हटा दिया गया, इसको एक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो ये क्या चल रहा है भाई? उस समय पे इस नठारी हत्याकांड के बाद कितना ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा उमड़ा था, ये आप सबको याद होगा। ठीक है ना? दिमाग खराब होगा तो लोगों का कि यार ये क्या बकवास चल रही है, नोएडा जैसे शहर में जो कि एनसीआर के अंदर आता है, हमारी कैपिटल में आता है। तो ये सब बातें उस समय पे उठी थी। अब बेसिकली हुआ क्या, देखिए, कोहली एक इलिटरेट और पुअर मैन था। उस समय पे जब इसको मौत की सजा हुई थी, एक दूसरे लॉयर के ऊपर रिलाई कर रहा था। बाद में एक दूसरा लॉयर इसका बेसिकली केस लड़ने के लिए आया, और कुछ नई फाइंडिंग्स बाहर निकल के आई हैं। एक फाइंडिंग ये बाहर निकलने के आई है कि D5 के नेबरहुड में एक सर्जन रहा करता था, और उस सर्जन को पहले ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए इंटेरोगेट किया गया था। तो एक स्टोरी ये भी निकल के आ रही है कि भाई हो सकता है कि उस सर्जन ने बॉडी वगैरह काटी हो, समझ गए। और कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हाई लेवल की कमिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल की कमिटी बनाई थी। उस सेंट्रल गवर्नमेंट की हाई लेवल की कमिटी ने ओवरऑल सर्जन वाले एंगल को देखा था, लेकिन हाई कोर्ट ने पहले सर्जन वाले एंगल को इंपॉर्टेंस नहीं दी, अभी एकदम से यहां पे इंपॉर्टेंस दी गई और बोला गया कि भैया ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाला कुछ कांड भी हो सकता है। तो केंद्र की सरकार ने निठारी किलिंग्स को लेके और जो कमेटी बनाई थी, उसने ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी एंगल बताया था, और ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए भी इंक्वायरी की बात की गई थी। लेकिन ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले पॉइंट को पहले कंसीडर नहीं किया गया जब कोहली को मौत की सजा सुनाई गई, और अभी जब कोहली को एक्विट किया गया ना, तो ओवरऑल इस ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाली थ्योरी को भी माना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो भाई चल क्या रहा है? पहले ओवरऑल आप देखो तो कोहली को मौत की सजा सुना दी जाती है, फिर उसको आपके लिए उम्र कैद दे दी जाती है, अब उसको आप एक्विट कर रहे हो। तो फर्स्ट केस में कितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन हुई, कितनी अच्छी इंक्वायरी हुई, इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है, यहां पे सवाल उठ जाएगा। जैसे सोचिए दोस्तों, उन लोगों की फैमिली मेंबर्स के बारे में जो लोग यहां पे मरे थे, उनको कैसा लग रहा होगा? पहले उनको लगा कि उनको इंसाफ मिल गया, अब एकदम से एक नई थ्योरी निकल के आती है कि बगल में एक सर्जन रहता है, हो सकता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मैटर हो। तो एक्चुअली में सच क्या है? ठीक है ना? और ये समझ में नहीं आ रहा। तो कोहली को अगर यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट वांट ऑफ एविडेंस के चलते एक्विट कर रही है, तो क्या सच में इसने क्राइम नहीं किया? तो अपने आप में क्वेश्चन उठ जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट बार में किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। बोला जा रहा है कि भाई मीडिया हाइपरबोल बनाया गया, हमारी कलेक्टिव मेमोरी में वो हाइपरबोल आज की डेट में भी एग्जिस्ट करता है। किस लेवल के क्वालिटी ऑफ एविडेंस को आपने जुटाया? मीडिया ट्रायल्स होते थे, मतलब कोहली को पकड़ा गया, पांधेर को पकड़ा गया, लोगों ने पहले ही मान लिया कि हाँ भाई इन्होंने लोगों को काटा है, बच्चों को काटा है। ठीक है ना भाई? ओवरऑल पुलिस वालों ने इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक कर दी, मीडिया वालों ने उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को दुनिया भर को दिखा दिया, और दुनिया भर ने कोहली और पांधेर को गिल्टी मार लिया। तो ट्रायल कोर्ट ऑफ लॉ में शुरू हुआ, उससे पहले ही लोग कोहली और पांधेर को गिल्टी मान चुके थे। समझ गए भाई? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब पब्लिक का प्रेशर रिलेंटलेस है, जब निठारी किलिंग्स वाली बात बाहर निकल के आई थी, तो लोगों के अंदर गुस्सा था, आक्रोश था, गुस्सा था, आक्रोश था, उसको ठंडा करना है। पुलिस के ऊपर प्रेशर था कि भाई जल्दी यहां पे हमको ओवरऑल केस में इंसाफ लेके आना। तो इंसाफ कैसे लेके आना है? तो भाई किसी ना किसी को दोषी बनाना है। तो कोहली पांडेर को दोषी बना दिया गया। बट क्या एक्चुअली कोहली पांडेर यहां पे दोषी थे? क्योंकि अब अगर यहां पे उनको एक हाईकोर्ट एक्चुअली में एक्विट कर रही है, तो भाई सोचने वाली बात हो जाती है यहां पे। समझ गए? तो ये मीडिया हाइपरबोल नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जजेस और पुलिस के ऊपर लोगों का जो एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है, जो मीडिया प्रेशर पड़ता है, जो पब्लिक प्रेशर पड़ता है, उसको झेलने की आदत होनी चाहिए। पब्लिक प्रेशर के अंदर आप जल्दी जल्दी में डिसीजन दे दो, वो अपने आप में एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। ये सारी बातें यहां पे बोली जा रही, ठीक है ना? फिर भाई केरला से एक न्यूज निकल के आ रही है। केरला हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, और उस केस में एक पर्टिकुलर फिल्म के अगेंस्ट जो शुरुआती दौर में पहले फर्स्ट डेज ऑफ रिलीज में जो निगेटिव रिव्यूज आपके लोग निकाले जाते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करने की मांग है। और ये मांग रखी किसने? तो मुबीन रौफ करके एक फिल्म डायरेक्टर है। मुबीन रौफ करके एक फिल्म है, उनकी फिल्म है, फिल्म का नाम है एरो मैं लिंटे अदियाथे प्रणयम। अब बात ये हुई, इनका ये बोलना है कि ये बोल रहे थे कि भाई कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कुछ फिल्म रिव्यूइंग व्लॉगर्स हैं,
अब कुछ होते हैं रिकॉग्नाइज्ड, कुछ होते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड, मतलब वो एनोनिमस अकाउंट से ओवरऑल फिल्म का रिव्यू करते हैं और इतना गंदा फिल्म का रिव्यू करते हैं कि फिल्म की पहले ही निगेटिव मार्केटिंग हो जाती है। तो कम से कम ओवरऑल इस पर्टिकुलर फिल्म के रिस्पेक्ट में इसके रिलीज होने से 7 दिन तक सोशल मीडिया पे कोई भी निगेटिव रिव्यू पब्लिश ना हो, ये मांग लेके मुबीन रौफ पहुंच गए कहां पे, केरला। ठीक है। अब दो चीजें हो गई दोस्तों यहां पे। वह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 आपका वायलेट हो रहा है अगर आपको निगेटिव, चूंकि हो सकता है मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखी और मुझे एक्चुअली में मूवी नहीं पसंद आई, तो मैंने जेन्युइनली अपना रिव्यू दिया कि भाई मेरे को मूवी पसंद नहीं आई, इसमें ये परेशानी थी, इसमें ये परेशानी थी, तो ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। भाई मुझे मूवी नहीं पसंद आई तो मैंने उसको जेन्युइनली क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब यहां पे ये डायरेक्टर मुबीन रौफ जाके क्या बोल रहा है केरला हाई कोर्ट के सामने कि भाई ये लोग नेगेटिव रिव्यू देते हैं, उस नेगेटिव रिव्यू की चलते फिल्में चलती, चीजें गड़बड़ा जाती हैं, एक मूवी के प्रोस्पेक्ट्स यहां पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब यहां पे जरूरत यह है कि निगेटिव जो रिव्यूज दिए जा रहे हैं वो किस इंटेंट से दिए जा रहे हैं, क्या वो जेन्युइन फिल्म का क्रिटिसिज्म है और क्या उस क्रिटिसिज्म को किसी जेन्युइन पब्लिशर द्वारा दिया जा रहा है, या फिर वो किसी क्रिटिसिज्म किसी मैलिशियस प्लेयर की तरफ से आ रहा है। कुछ ऐसे भी मैलिशियस प्लेयर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जो कि फिल्म डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को धमकी देते हैं कि भाई तुम हमको पैसा पेमेंट करो और अगर तुमने हमको पैसा पेमेंट नहीं किया तो हम तुम्हारी फिल्म की इतनी निगेटिव मार्केटिंग करेंगे कि उसको कोई देखेगा भी नहीं। समझ गए भाई। तो यहां पे ओवरऑल इस प्रकार के मैलिशियस इंटेंट के साथ जो लोग फिल्म्स के बारे में इंटेंशनली इसलिए नेगेटिव रिव्यू पब्लिश करते हैं ताकि वो फिल्म तबाह हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, पैसा ना कमाए, ऐसे लोगों को यहां पे रोकना जरूरी है। केरला हाईकोर्ट को यह बहुत अच्छी तरीके से पता है कि केरला हाईकोर्ट ब्लैटेंटली बोल देगी कि किसी भी मूवी का नेगेटिव रिव्यू मत रखो, तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट करेगी और कर्ब करेगी ओवरऑल ऐसे रिव्यूज को जो कि जेन्युइन हो सकते हैं, जो कि फ्री स्पीच और फ्रीडम के हिसाब से अलाउड हो सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटीड है। तो आप जेन्युइन निगेटिव रिव्यूज को नहीं रोक सकते, क्योंकि जेन्युइन निगेटिव रिव्यूज तो हम भी किसी मूवी का जानना चाहेंगे ना भाई। एक मूवी गंदी है, तुमने निगेटिव रिव्यूज पब्लिश नहीं करने दिए गए, हम देखने चले गए, पता चला बिल्कुल ही बकवास मूवी थी, एकदम बर्बाद पॉटी मूवी थी। तो ये सब, कोई निगेटिव जेन्युइनली किसी फैक्ट के बेसिस पे निगेटिव रिव्यू दे रहा है तो वो देने की उसको परमिशन होनी चाहिए। ठीक है। तो फिल्म डायरेक्टर मुबीन रौफ साहब यहां पे केरला हाई कोर्ट के पास गए और वो चाहते हैं कि केरला हाई कोर्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को और स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को ये बोले कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिल्म रिव्यूइंग व्लॉगर इस पर्टिकुलर मूवी के बारे में कुछ भी सोशल मीडिया में निगेटिव ना लिखे, कम से कम मूवी रिलीज के 7 दिन तक। समझ गए बात को। अब देखिए, ये जो ब्लैटेंटली परमिशन मांग रहे हैं मुबीन रौफ, ये तो देखो गड़बड़ है। अगर कोई जेन्युइन पब्लिशर सच में यहां पे एक सही इंटेंट से मूवी के बारे में अपनी जेन्युइन और ऑनेस्ट राय दे रहा है, भाई उसको रोकना यहां पे गलत होगा, उसको आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो जेन्युइनली मूवी के बारे में अपने रिव्यूज दे रहा है। कोई मैलिशियस इंटेंट के साथ दे रहा है तो भाई उसको रोकना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 25 अक्टूबर को एक ऑर्डर दिया गया जस्टिस देवन रामचंद्रन के द्वारा। उन्होंने बोला कि अ क्लोज वॉच ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शैल बी मेंटेन्ड टू इंश्योर दैट एनोनिमस मेलाफाइड कंटेंट इज नॉट अलाउड टू सर्कुलेट। मतलब एनोनिमस, एक ऐसा कंटेंट जिसका पब्लिशर कौन है ये हमको पता नहीं है और दिख रहा है कि मेलाफाइड कंटेंट है, ये रिव्यू करके फिल्म की एक्चुअली में क्रेडिबिलिटी को गिरा के उसकी अर्निंग्स को कम करना चाह रहा है, उसके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, ऐसे प्लेयर्स को हमें रोकना है और आईटी एक्ट के प्रोविजंस के अंदर रोकना है, बिना डिले के रोकना है, ताकि कहीं ना कहीं फिल्म को ज्यादा नुकसान ना हो। तो बेसिकली ओवरऑल ये जो रिव्यू बॉम्बिंग है ना, इस रिव्यू बॉम्बिंग से पहले कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर मूवी बन गई और ये मूवी अभी के लिए ठीक ठाक चल रही है। तो यहां पे जो पर्टिकुलर केस उठा है ये रिव्यू बॉम्बिंग को लेके उठा है। मतलब ओवरऑल एक मूवी रिलीज हुई, आपने उसको रिव्यू दिया, नेगेटिव रिव्यू दिया, इस नेगेटिव रिव्यू के चलते वो मूवी बैठ गई, तो उसकी रिव्यू बॉम्बिंग हो गई। तो बेसिकली रिव्यू बॉम्बिंग नहीं, अच्छा रिव्यू बॉम्बिंग ठीक है, बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर मूवी के बारे में रिव्यूज दे रहे हैं, बट ऐसी रिव्यू बॉम्बिंग जो मैलाफाइड इंटेंट, मैलिशियस इंटेंट के साथ एक एनोनिमस पर्सन के द्वारा दी गई जो कि बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, वो यहां पे गलत है, उसको डेफिनेटली यहां पे रोकना जरूरी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कोर्ट को यह भी इंश्योर करना है कि अगर कोई जेन्युइन क्रिटिसिज्म कर रहा है मूवी को ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड हिज जेन्युइन लाइकिंग, तो उसका रिव्यू भी नहीं रुकना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मूवी को रिलीज हुए कितना दिन हुए। समझ गए बात को। तो ये सब बातें यहां पे बोली गई, तो एक बैलेंस यहां पे स्थापित करके चलना पड़ेगा। फिर अगला,
ताइवान मलक्का ब्लॉकेड एंड इंडियाज ऑप्शन। ये बेसिकली आर्टिकल में सुजन चिनॉय साहब एक ऐसे प्लॉट की बात कर रहे हैं जिस प्लॉट में, ये डायरेक्टर जनरल है मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के, और थिंक 20 के चेयर है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की। इनका ये बोलना है कि कल की डेट में मान लो ताइवान के मुद्दे को लेके चाइना और यूएस के बीच में एक जंग छिड़ जाती है, स्मॉल स्केल जंग छिड़ जाती है, लार्ज स्केल जंग छिड़ जाती है, तो उस केस में इंडिया का क्या स्टैंड होगा? क्या इंडिया अंडमान सी के पास जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है उसको ब्लॉक करेगा? और क्या यहां पे चाइना के जो इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल शिपिंग व्हीकल्स या फिर मिलिट्री व्हीकल्स पास कर रहे हैं उनको ब्लॉक करेगा? देखिए, चाइना के मिलिट्री व्हीकल्स को तो पास करने से इंडिया ब्लॉक कर भी सकता है, टेक्निकली कॉमर्शियल शिपिंग लेन्स को तो वॉर की कंडीशन में भी इंडिया ब्लॉक नहीं कर सकता, वो इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पास में है, वहां पे इंडिया का एक मेजर एडवांटेज माना जाता है, ठीक है ना? लेकिन ये मेजर एडवांटेज क्या इंडिया यहां पे एक्चुअली में कैपिटलाइज कर पाएगा? तो देखिए, इंटरनेशनल लॉ के अंदर डिस्टेंट ब्लॉकेट्स अवे फ्रॉम अ बेलिजरेंट नेशंस ज्योग्राफी कैन बी चैलेंज्ड। ये इंडिया है, ऊपर चाइना है, इधर कहीं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक्चुअली में इंडिया से बहुत दूर है, तो इंडिया अपनी ज्योग्राफी भले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पास में है, बट अपनी आइलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को इस्तेमाल करके चाइना और इंडिया के मेन लैंड से जो बहुत एक दूर ज्योग्राफी है, वहां पे इंडिया अगर अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करता है तो इंटरनेशनल लॉ में चाइना इंडिया के इस डिसीजन को कंटेस्ट कर सकता है। हालांकि कंटेस्ट नहीं करेगा, वहां पे जंग भी छिड़ जाएगी। दूसरा ओवरऑल यहां पे क्या बोला जा रहा है कि जो ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पास करता है वो केवल चाइना की इकोनॉमिक और एनर्जी लाइफलाइन नहीं है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जापान, साउथ कोरिया और बहुत सारा इंडिया का भी ट्रेड पास करता है। तो किस हिसाब से आप ब्लॉकेज लगाओगे जंग के केस में, ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना? किसी एक पर्टिकुलर वेसल के अंदर सिर्फ चाइना के कंटेनर नहीं जा रखे होते, उसमें अलग अलग पोर्ट के बहुत सारे कंटेनर्स जा रहे होते, ठीक है ना? फिर उसके बाद अगर आप देखो तो जो चैनल है स्ट्रेट ऑफ मलक्का का वो काफी लंबा है, 500 मील का है, और इसके ऊपर सोवरेनिटी बहुत सारे देशों की, इंडोनेशिया की, मलेशिया की, थाईलैंड की, सिंगापुर की। अब इतने सारे देशों की सोवरेनिटी है इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर, और इंडिया इसको ब्लॉक करके बैठ जाए तो ऑब्वियस सी बात है, क्या इन कंट्रीज को पसंद आएगा? क्या ये कंट्रीज ब्लेटेंटली चाइना को बॉयकॉट करके इंडिया का उस समय पे सपोर्ट करने लगेंगी? बहुत मुश्किल है। मलेशिया जैसी कंट्रीज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ठीक है ना? तो ये जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं वो नेवल ब्लॉकेट को कभी नहीं मानेंगे, रीजन बीइंग इस नेवल ब्लॉकेट से उनको भी नुकसान हो सकता है, ठीक है ना भाई? चौथा, कॉमर्शियल शिपिंग के अंदर तो ब्लॉकेज लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस वेसल की सोवरेनिटी क्या है, वहां पे किसका फ्लैग लगा, रजिस्ट्रेशन कहां पे, इंश्योरेंस और ओनरशिप ऑफ कार्गो किसकी है। कई बार इंटरनेशनल शिपिंग में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मल्टीनेशनल होती हैं। इतनी मल्टीनेशनल डीलिंग्स में आप ओवरऑल केवल चाइना यूएस वॉर को ताइवान के ऊपर कोट करके पूरे के पूरे स्ट्रेट के ऊपर ब्लॉकेट लगा दो, ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। प्लस अगर मान लो इंडिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर भी देता है तो भी चाइना के सारे ट्रेड और सप्लाईज बंद नहीं होने वाले हैं, क्योंकि चाइना अल्टरनेटिव रूट्स को इस्तेमाल कर सकता है। चाइना सुंडा स्ट्रेट को इस्तेमाल कर सकता है, लॉम्बॉक स्ट्रेट को इस्तेमाल कर सकता है। इनफैक्ट अभी भी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अल्टरनेटिव की तरह सुंडा स्ट्रेट और लॉम्बॉक स्ट्रेट से चाइना का माल निकलता है। उसके साथ साथ चाइना के पास एक ह्यूज ऑनशोर और फ्लोटिंग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जिसके चलते कुछ दिन तक अगर चाइना को सप्लाईज नहीं मिलती हैं तो भी वो अपने देश की जो तेल वगैरह की रिक्वायरमेंट्स हैं उनका काम चला लेंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया अगर इस प्रकार से, तो अब वॉर हो जाता तो अपने आप में बवाल हो जाएगा। और मान लीजिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का को इंडिया ने ब्लॉक किया और चाइना ने वॉर डिक्लेयर किया, तो एक बार वॉर डिक्लेयर हो गया तो जरूरी नहीं है कि वो वॉर फिर समुद्र में ही होगा, मैरीटाइम स्फीयर में होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है। हो सकता है फिर चाइना अरुणाचल के ऊपर ढाबा बोल दे, या फिर यहाँ पे लद्दाख में कोई मेजर एक्शन करने लग जाए, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और फिर उस समय पे चाइना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो उसके पास वीटो पावर है उसका भी अपने फेवर में इस्तेमाल करेगा। जब फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए तो क्यों हुए थे? क्योंकि नेवल ब्लॉकेड लगाए गए थे, ब्रिटिश ने ब्लॉकेड लगा दिया था जर्मनी के ऊपर, नेवल ब्लॉकेड। तो इन नेवल ब्लॉकेड्स के ऊपर से भी ये वॉर्स हुए हैं। अगर आप देखो तो ओवरऑल 1916 में जो यूएस मर्चेंट वेसल्स हैं उनको जर्मन यू बोट्स द्वारा डुबो दिया गया था। यूएस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यहां पे घुस गया था। कहीं ना कहीं जर्मनी के अगेंस्ट ब्लॉकेड लगाए गए ओवरऑल यूके के द्वारा जीतने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लोग गए। तो कुल मिला के ये जो ब्लॉकेड्स हैं, ये जो सैंक्शंस हैं, ये जो एक दूसरे के ऊपर अटैक हैं, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे थे। उसमें पे और फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे, बट दे आर वन ऑफ द फैक्टर्स। अब इस समय पे ओवरऑल बहुत से ऑलरेडी इंटरनल एनिमोसिटी के फैक्टर्स दुनिया भर की कंट्रीज के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे फिर वो यूएस चाइना की बात कर लो, चाहे आप इंडिया चाइना की बात कर लो, ठीक है ना?
फिर आप चाहे जापान की और इसकी साउथ कोरिया की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, तो ऐसे समय पे इस प्रकार के डेंजरस सैंक्शंस वाले स्टेप लेना या फिर स्टेट ऑफ मलक्का इंपॉर्टेंट पैसेजेस को ब्लॉक करना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इनफैक्ट इंडिया की शिपिंग लेन्स को ब्लॉक करने की ताकत और औकात तो चाइना के पास भी नहीं है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही हैं। तो कुल मिला के इंडिया ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेट ऑफ मलक्का को यहां पे ब्लॉक करने वाला नहीं है। सिंपल बात है भाई। देखिए, ईरान ने ओवरऑल जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गड़बड़ की थी, यूएस ने अपने वॉरशिप्स को यहां पे डिप्लॉय कर दिया था। यूएस ने अपने एयर एसेट्स को, अपने F-16 फाइटर पायलट्स को भी यहां पे डिप्लॉय कर दिया था। कल की डेट में चाइना के अगेंस्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का को अगर इंडिया ब्लॉक करता है, तो किस हद तक यूएस इतनी दूर अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से इन्वॉल्व होगा जंग में, ये भी अभी हम लोग कह नहीं सकते। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया इस प्रकार की सिचुएशन में तभी घुसेगा जब उसके पास पीछे से कुछ एश्योरेंसेस होंगे। देखिए, मेरा ये मानना है, इन सब चीजों में दिमाग लगाने से पहले हमें चाइना से सीखना चाहिए। चाइना ने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के समय पे अपने आप को शांत रखा, अपने आप को डेवलप किया, अपने आप को आगे बढ़ाया, और आज की डेट में वो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनके सामने खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। यही इंडिया को करना है। इंडिया इस समय पे डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। इस समय पे नीडलेसली किसी से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, किसी से भिड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप को काबिल बनाने की जरूरत है। जब एक बार हम काबिल हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली दुनिया हमारी इकोनॉमिक ताकत के सामने झुकेगी, और इकोनॉमिक ताकत के साथ हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ताकत, हमारी मिलिट्री की ताकत, एयरफोर्स की ताकत सब बढ़ेगी। उसके साथ साथ मेंटरशिप कोर्स के बारे में भी आपको याद दिला दे रहा हूं दोस्तों। प्राइसेस इस समय पे रिकॉर्ड लो है, ये प्राइसेस नहीं है। इस समय पे दिवाली का स्पेशल 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। मेंटरशिप कोर्स में रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं, हंड्रेड्स ऑफ तादाद में वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। टेस्ट सीरीज भी आपके लिए वहां पे अपलोडेड है। तो ये कोर्स डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, यू विल लर्न अ लॉट एंड यू विल ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में भी आपकी मदद करने वाला है। भले अगर आप 2024 का अटेम्प्ट की बजाय 2025 का भी अटेम्प्ट दे रहे हो, देन ऑल्सो दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। चलिए भाई, आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स एनालिसिस में पहला आर्टिकल, ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन वोंट अप्लाई टू पोकर रमी हाईकोर्ट। भैया, मद्रास हाईकोर्ट ने थर्सडे को रिफ्यूज कर दिया है टू स्ट्राइक डाउन द तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2022 इन इट्स एंटायरिटी। देखिए समझिए, जब भी ओवरऑल ये ऑनलाइन पोकर रमी वगैरह की बात आती है ना, दो चीजों पे बातें आके टिक जाती हैं कि वो जो पर्टिकुलर गेम है, क्या वो गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। एक चीज होती है गेम ऑफ चांस की कार्ड आपका ये आ गया, आप जीत गए। एक चीज होती है कि गेम ऑफ स्किल की, हाँ भाई आपके अंदर स्किल थी, काबिलियत थी, तो आप जीते। अब आप समझिए, देखिए, रमी और पोकर, रमी और पोकर के बारे में बोला यह जा रहा है कि ये गेम ऑफ स्किल है, और गेम ऑफ स्किल इनको नन अदर देन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। समझ गए बात को। तो अभी के लिए जो डिवीजन बेंच है ना, चीफ जस्टिस संजय वी गंगापुरवाला की और जस्टिस पी आदू केसवालू की, ये तमिलनाडु की ये हाई कोर्ट की बात हो रही है। ये बोल रहे हैं कि जो तमिलनाडु की सरकार है, राज्य सरकार है, वो ओवरऑल ऑनलाइन रमी और पोकर को गेम ऑफ चांस बना के बैन करवाना चाह रही है, उसको गैम्बलिंग की कैटेगरी के अंदर लेके आना चाह रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला है कि ऑनलाइन रमी और पोकर, देखिए सामने सामने रमी पोकर अगर आप खेल रहे हो तो उसको गेम ऑफ चांस बोला गया है, सॉरी गेम ऑफ स्किल बोला गया। लेकिन ऑनलाइन खेल रहे हो तो भाई वो गेम ऑफ स्किल नहीं होगा, वो गेम ऑफ चांस हो जाएगा। ऐसा राज्य की सरकार बोल रही है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राज्य की सरकार क्या बोल रही है? तमिलनाडु राज्य की सरकार बोल रही है कि जब इन रमी और पोकर जैसे गेम्स को आप ऑनलाइन खेलते हो, तो जो कंप्यूटर के बॉट्स होते हैं ना, वो बॉट्स कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर को ये बता देते हैं कि किस प्लेयर के पास कौन सा कार्ड है। देखिए, जब फिजिकली ये पर्टिकुलर गेम खेला जाएगा, कार्ड्स प्लेयर्स के बीच में बांटे जाएंगे, तो उस समय पे प्लेयर्स देखेंगे कि भाई उनको कोई देख तो नहीं रहा है। बट ऑनलाइन जब सब कुछ कंप्यूटर के हाथ में है, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के सॉफ्टवेयर के हाथ में है, तो ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर को ये पता होगा कि कार्ड कौन सा है। उस बेसिस पे लोग हार सकते हैं। तो यहां पे गेम ऑफ चांस हो जाता है, गेम ऑफ स्किल नहीं रहता है रमी पोकर जैसा गेम। ऐसा बोल रही है तमिलनाडु की राज्य की सरकार। लेकिन यहां पे जो अब ये तमिलनाडु हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट के जो जस्टिसेस हैं, उन्होंने बोला है कि भैया तमिलनाडु की राज्य की सरकार मिजरेबली फेल हो गई है इस बात को प्रूव करने में कि रमी ऑफ पोकर गेम ऑफ स्किल ना होके गेम ऑफ चांस है। तो तमिलनाडु के जितने भी कंटेंशन हैं उनको मानने से मना कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिसेस ने बोला है कि ये जो राज्य की सरकार का कंटेंशन है
कि बॉट्स को इस्तेमाल करके अनफेयर तरीके से रमी और पोकर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोगों को लूट सकते हैं। जो भी लोग जीत रहे हैं वो अपने स्किल से नहीं जीत रहे हैं, चांस से जीत रहे हैं। इस पर्टिकुलर गेम को भी, गेम के अंदर सॉफ्टवेयर को पता है कि कौन से प्लेयर के पास कौन सा पत्ता है, तो यहाँ पे कोई गेम ऑफ स्किल नहीं हो रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन गेम ऑफ चांस हो रहा है, तो इसको बैन करना चाहिए, गैम्बलिंग में लाना चाहिए। लेकिन इस कंटेंशन को किसकी ये आपकी तमिलनाडु की सरकार की कंटेंशन को मद्रास हाईकोर्ट ने मानने से, ठीक है ना, और अपना वर्डिक्ट लिखते हुए तमिलनाडु हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या बोला कि वी आर नाउ ट्रांसेंडिंग इनटू द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड एंटरटेनमेंट। पीपल इंस्टेड ऑफ प्लेइंग इन क्लब्स आर नाउ प्लेइंग ऑनलाइन। द गेम्स ऑफ रमी एंड पोकर व्हिच आर कंसीडर्ड गेम्स ऑफ स्किल्स आर नाउ sought टू बी प्लेड ऑनलाइन। इन ऑनलाइन गेम्स द सेम ब्रेन एक्टिविटी would be involved as required for offline games। तो बेसिकली अगर आप सामने सामने बैठ के रमी पोकर खेलते हो तो सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के हिसाब से ये गेम ऑफ स्किल है। तमिलनाडु की सरकार ने कोशिश ये की कि ऑनलाइन मोड में जो बॉट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के और जो वेबसाइट होती है वो अनफेयर चीजें कर सकती है, सामने वाले का कार्ड पता होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, तो वहां पे अगर प्लेयर जीत रहा है तो वो स्किल से नहीं जीत रहा, चांस से जीत रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर सबमिशन को मानने से मना कर दिया किसने? तमिलनाडु मद्रास की हाईकोर्ट ने। ठीक है, और अभी के लिए जो ऑनलाइन गेमिंग है ना, ऑनलाइन गैम्बलिंग है ना, सेक्शन 2I ऑफ द कौन सा एक्ट है यहाँ पे, एक्ट आप खुद ही देख सकते हो, तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट 2022। तो इसके अंदर ओवरऑल ऑनलाइन गैम्बलिंग केवल गेम ऑफ चांस तक रिस्ट्रिक्टेड है। अगर गेम ऑफ स्किल है तो फिर वो ऑनलाइन गैम्बलिंग में नहीं आएगा। और ऑनलाइन गैम्बलिंग को राज्य की सरकार रेगुलेट कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। तो टेक्निकली रमी और पोकर जैसे प्लेयर गेम्स ऑनलाइन चलते रहेंगे। ओवरऑल अब मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट के हिसाब से तमिलनाडु की सरकार इनको रोक नहीं पाएगी। ठीक है भाई, तो ये थी न्यूज। आगे चलते हैं। मेडिकल वेस्ट, भाई ये काफी मार्मिक आर्टिकल है, मैं बोलूंगा। ओवरऑल थोड़ा सा मैं भी सेंटी सा हो गया इस आर्टिकल को पढ़ के, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइनली कुछ मेडिकल पढ़ने वाले बच्चों की प्रॉब्लम्स को दिखा रखा है। 2015 में गिरधर के सजीव नाम का एक इंडिविजुअल क्लास 12 में परफेक्ट स्कोर लेके आता है। उसके बाद वो नीट में बैठता है। अनफॉर्चुनेटली नीट, जिसके थ्रू उसको एमबीबीएस की डिग्री लेनी थी, उसके इतने अच्छे नंबर नहीं आते कि वो कोई केंद्र का या सरकार की कॉलेज के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके। तो वो क्या करता है कि वो एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है। अब अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, चाहे फिर वो राज्य का सरकार का हो या केंद्र की सरकार को, तो आपको सालाना फीस 1 लाख से कम देनी होगी। और साल की 1 लाख से कम की फीस मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सस्ती मानी जाती है, वे सस्ती मानी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि बाद में डॉक्टर बनके इंसान अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, बट ज्यादातर डॉक्टर्स प्राइवेट सेक्टर में काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। सबको पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। अब ये जो गिरधर था, इसको सरकारी कॉलेज तो मिला नहीं, इसको एक प्राइवेट कॉलेज मिला, ग्लोकल मेडिकल नाम का प्राइवेटली फंडेड कॉलेज था। 2015 में बनाया गया था, मिर्जापुर पोल विलेज में, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। अब सोचिए, ये गिरधर के सजीव, ये बंदा है भाई साउथ का, और इसको यूपी के सहारनपुर में मिल रहा है कॉलेज। ठीक है, कोई बात नहीं, इंडिया है भाई, नॉर्थ चले जाएंगे, पढ़ लेंगे। अब इनकी जो माता जी थी वो रिटायर्ड हेड नर्स थी, और इनके जो फादर थे क्लर्क थे। दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, कोलम केरला से थे। इन्होंने जैसे तैसे करके 25 लाख रुपए जुटाए, दिए, लोन लिया, अपने रिटायरमेंट का पैसा इन्वेस्ट कर दिया बच्चे की पढ़ाई में। इनको लगा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, पैसा निकल आएगा। बच्चे के लिए माँ बाप बहुत कुछ करते हैं। इन्होंने लोन लिया, सब कुछ किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो यूनिवर्सिटी थी, ये अब्दुल वहीद एजुकेशनल और चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाई गई थी, 2009 में सेटल थी। समझ गए? 2019 जब गिरधर सेटल हो चुका था यूपी के विलेज में, और ये इस विलेज से हिमालयस की भी नज़ारे वगैरह दिखते हैं। अब ये चूंकि केरला से था तो केरला में मलयालम बोलता था, अब ये हिंदी भाषी क्षेत्र में आ गया था, बट ठीक है, उसकी पढ़ाई यहाँ पे हो रही थी। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये थी कि ये जो यूनिवर्सिटी थी और भी बहुत से कोर्सेज ऑफर कर रही थी, और इसने 90 अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया। लेकिन एमबीबीएस के कोर्स में बच्चों को इंक्लूड करने की परमिशन इसके पास नहीं थी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी इस कॉलेज के मैनेजमेंट को बोला था कि मेडिकल ग्रेजुएट्स को मत इनरोल करना, बट इन्होंने इनरोल किया। इनके पास कोई प्रॉपर स्टूडेंट टीचर रेशियो नहीं था, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पेशेंट रिक्वायरमेंट नहीं थी कोर्स को रन करने के लिए। तो बेसिकली कुल मिला के इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखिए क्या हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने परमिशन नहीं दी थी इस पर्टिकुलर कॉलेज को एमबीबीएस के बच्चों को इंक्लूड करने की। इसने एमबीबीएस के बच्चों को इंक्लूड कर लिया, बाद में इसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। ये एमबीबीएस के बच्चे जो यहाँ पे इतना सारा पैसा लगा के फंसे हुए थे, ऑलरेडी 1-2 साल पढ़ चुके थे, वो अब यहाँ पे बीच में लटक गए कि यार अब क्या करें यार, ये तो फंस गए हम लोग।
समझ गए बात को। तो वो कोर्ट वोट में गए, लेकिन कोर्ट में वो जीत नहीं पाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर कॉलेज के पास मेडिकल की पढ़ाई देने की मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो इस ग्लोकल ने ओवरऑल गिरधर और गिरधर जैसे बहुत सारे बच्चों को फंसा दिया। 10 लाख रुपए से ज्यादा साल की फीस थी इस पर्टिकुलर कॉलेज की। बच्चे 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक लगा देते हैं अपनी मेडिकल एजुकेशन में, ठीक है ना। उनको लगता है कि बाद में ओवरऑल इनको नौकरी अच्छी मिल जाएगी, डॉक्टर बन जाएंगे तो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट यहां पे बहुत सारे नॉर्म्स लेके आ रहा है। गवर्नमेंट इंडिया भर में मेडिकल सिटीज को बढ़ाने की बात कर रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहां पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक रिक्वायरमेम्स, स्टाफ वगैरह को रखना, डॉक्टर्स और टीचर्स, तो इन सब चीजों के लिए एक बेसिक मिनिमम नॉर्म है। ये बेसिक मिनिमम नॉर्म ये ग्लोकल गुलाम का कॉलेज पूरा कर नहीं पा रहा था, इसलिए कॉलेज को बंद कर दिया गया। और ये जितने बच्चे इस मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेके बैठे थे, ये सब मझधार में फंस गए। गिरधर के साथ और 66 बच्चे थे जिन्होंने ओवरऑल इस पर्टिकुलर बैच में एनरोल किया था। देखिए 90 में से 23 बच्चे सेफ गार्डेड थे, 67 का पैसा फंस गया। 23 कैसे सेफ गार्डेड थे? क्योंकि 23 बच्चों को जो सरकार के लेवल पे काउंसलिंग हुई थी उससे ये कॉलेज मिला था, और बाकी जो 67 बच्चे थे वो मैनेजमेंट कोटा जैसे बाकी कोटास के थ्रू आए थे। मैनेजमेंट कोटा जैसे बाकी कोटास का जो वो होता है, ओवरसीइंग होती है, वो सरकार के थ्रू नहीं होती। सरकारी काउंसलिंग के थ्रू, सरकार के किसी एग्जाम की काउंसलिंग के थ्रू अगर आप एक कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो सरकारी बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये 23 बच्चों को तो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में शिफ्ट किया गया, लेकिन बाकी 67 बच्चों को दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में शिफ्ट नहीं किया गया। इनके लिए कोई मेडिकल की सीट थी ही नहीं, इनका डॉक्टर बनने का सपना बर्बाद हो गया। तो 2020 तक गिरधर अपने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुका था। अब वो बीएससी कर रहा है एग्रीकल्चर में, और उसके घर वाले स्ट्रगल कर रहे हैं। बीएससी में भी वो 60,000 रुपए की फीस दे रहा है पर सेमेस्टर, इतने साल बर्बाद करने के बाद। और उसके घर वाले स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई जो पैसा हमने यहाँ पे फीस के तौर पे कॉलेज को दिया था वो तो हम वापस ले लें। और ग्लोकल मेडिकल कॉलेज के जो ओनर्स थे और जो शेयर होल्डर्स थे, अब वो लॉ और ऑफिशियल से भागते फिर रहे हैं, इधर उधर भागते फिर रहे हैं कि बचे। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है, इतना सारा पैसा है, पैसा तो बच्चों का डूब गया, पैसा ये वापस करेंगे नहीं, ये फ्रॉस्टर डिक्लेयर हो गए, ये भाग गए। तो ऐसा गिरधर अकेला नहीं है, गिरधर के साथ 66 बच्चे और थे, और ऑल इंडिया लेवल पे ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ये बताया जा रहा है। मैनेजमेंट कोटा और बाकी प्रकार के कोटास के थ्रू बच्चे जब इन प्राइवेट कॉलेजेस में आते हैं, इनको सरकारी कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में 10 गुना ज्यादा फीस देनी पड़ती है। डाटा यह दिखा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कि 2000 अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि 38 मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके सामने डेंजर है कि वो इस प्रकार की सिचुएशंस में फंस सकते हैं, जिस प्रकार की सिचुएशंस में ग्लोकल के 67% बच्चे फंस गए। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डाटा के हिसाब से पिछले 9 सालों में 82% राइज देखने को मिला है मेडिकल कॉलेजेस में। 384 से 704 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं 2023 में। 110% इंक्रीज देखने को मिला है एमबीबीएस सीट्स में। 51,348 सीट्स थी 2014 में, 2023 में 1,07,948 सीट्स हो चुकी है। तो सीट्स बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब बहुत सारे कॉलेजेस है तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जिनको धमकी मिली सरकार के द्वारा कि भाई ये सब नॉर्म्स पूरे करो, इन्होंने नॉर्म्स पूरे कर दिए, नहीं तो ये भी बंद हो जाते। समझ के बात को। तो ये सब चीजें, तो एक तरफ दोस्तों ओवरऑल कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाने की बात करती है, दूसरी तरफ प्रॉपर कोई रेगुलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। और इस तरीके के उल्टे सीधे फालतू के फर्जी प्राइवेट कॉलेजेस बन जाते हैं, उसमें बच्चे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में वो फंस जाते हैं। प्लस क्या इंडिया को इतने सारे डॉक्टर्स की जरूरत है? देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बोलना है कि हर 834 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है ना भाई। मतलब हर 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, डब्ल्यूएचओ का बोलना है। इंडिया में हर 834 लोगों पे एक डॉक्टर है। इंडिया इतने डॉक्टर्स क्रिएट करता है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स ऑब्वियस सी बात है देश के बाहर चले जाते हैं। अब क्या है कि इन डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप कॉलेजेस खोलोगे, तो केंद्र की सरकार जो भी नए नए नियम कानून जारी करती है, ठीक है ना, उसके हिसाब से अलग अलग राज्य की सरकारों को वो आपके लोग इंस्ट्रक्शंस करते हैं। तो इस बात को लेकर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन साहब नाराज हो गए, उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंस्ट्रक्ट किया तमिलनाडु को कि आप और मेडिकल कॉलेजेस मत खोलो, क्योंकि ऑलरेडी आपके यहाँ पे काफी इंप्रूव्ड है पीपल टू डॉक्टर का रेशियो। लेकिन स्टालिन साहब बोल रहे हैं कि हमें और डॉक्टर प्रोड्यूस करने दीजिए, आप क्यों यहाँ पे डॉक्टर्स कम कर रहे हैं। तो कुल मिला के इंडिया में ओवरऑल ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब तो नेशनल मेडिकल कमीशन आ गया, पहले करप्शन करके गया, उसके चलते बहुत से बच्चे परेशान हुए। इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को यहाँ पे सुधारने की जरूरत है। समझ गए बात? ये बात बोली जा रही। फिर भाई अगरतला अखौरा रेल लिंक, ये क्या है भाई? देखिए क्या है, 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी
और बांग्लादेशी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उन्होंने एक रेल लिंक को इनॉग्रेट किया, अगरतला जो कि त्रिपुरा में है और अखौरा जो कि बांग्लादेश में है, इसके बीच में। इसके चलते बांग्लादेश और इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इंडिया के अलग अलग हिस्से को बांग्लादेश के साथ जोड़ा जा सकता है। ये एक लॉन्ग अवेटेड प्रोजेक्ट है। अगर आप नक्शे में देखो दोस्तों, तो ओवरऑल अखौरा और अगरतला के बीच में लिंक दिख रहा है। वैसे मैं बता दूं, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में ऐसे रेल लिंक्स बहुत से ऑलरेडी बन चुके हैं। अगरतला में पहला बना है, इसलिए अगरतला अखौरा वाला लिंक को यहां पे इतनी ज्यादा दी जा रही है। अगर आप देखो तो गेदे रेलवे स्टेशन जो कि वेस्ट बंगाल को दरसाना बांग्लादेश से जोड़ता है, बेनापोल टू पेत्रापोल वेस्ट बंगाल, सिंगाबाद वेस्ट बंगाल टू रोहनपुर बांग्लादेश, राधिकापुर वेस्ट बंगाल टू बिरोल बांग्लादेश, हल्दीबारी वेस्ट बंगाल टू चिल्हाटी बांग्लादेश। तो ऑलरेडी जो वेस्टर्न बॉर्डर है दोस्तों, यहां पे ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे रेल लिंक्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ये अखौरा अगरतला वाला जो लिंक है, ये क्या काम करेगा? एक तो ओवरऑल ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो कनेक्टिविटी है वो बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा, प्लस आगे आने वाले समय में इस अखौरा के साथ बांग्लादेश के अंदर का जो रेलवे लिंक है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि अगरतला अखौरा लिंक का जो नेचुरल एक्सटेंशन है वो ये है कि इंडिया के पास बांग्लादेश के अंदर की जो रेल कनेक्टिविटी है उसका एक्सेस मिल जाए, ताकि ओवरऑल डायरेक्ट मूवमेंट हो सके लोगों का और गुड्स का फ्रॉम कलकत्ता टू त्रिपुरा टू अगरतला। समझ के बात को? इनफैक्ट मेघालय में, आसाम में, हर जगह पे ओवरऑल बांग्लादेश के साथ डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी बनाने की यहां पे बातचीत हो रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नेबरहुड एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत ये किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इस अखौरा अगरतला प्रोजेक्ट को यहाँ पे आगे बढ़ा रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इससे बढ़ेंगी बॉर्डर एरिया में, टूरिज्म बढ़ेगा नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, और ओवरऑल प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी यहाँ पे राहत मिलेगी। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को 862 करोड़ के खर्चे पे खत्म किया जाएगा। ये खर्चा उठाएगा डोनर डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन। समझ गए? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पे पैसा देगी बांग्लादेश को। बांग्ला के देश की तरफ पे जो रेल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका पैसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जा रहा है। तो इन सब चीजों के बेसिस पे ओवरऑल यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश अपने ट्रेड रिलेशंस को बढ़ा रहे हैं। और देखिए, किसी भी कंट्री में अगर समझदारी हो, कुछ जाहिल कंट्रीज होती हैं पाकिस्तान जैसी जिनको सब कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश को पता है कि इंडिया के साथ इकोनॉमिक लिंक स्थापित करके वो आगे कितनी तेजी से अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, इससे इंडिया को भी मदद मिलेगी। समझ गए? ओवरऑल अगर आप देखो तो ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने 2015 में जो रिपोर्ट दी इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी की, इसमें उन्होंने बोला कि भाई 1974 में रेल लिंक सजेस्ट किया गया था, लेकिन इसके ऊपर बातचीत बहुत बाद में हुई। ट्रेड रिव्यू टॉक्स जब इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुई 1998 में, तब इसके ऊपर रियल में काम आगे बढ़ा। और उसके बाद से अगर आप देखो तो आज की डेट में 100 कार्गो ट्रेन पर मंथ जाती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। 2.66 मेट्रिक टन हमने गुड्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए, जिसमें स्टोन, फूड ग्रेन्स, चाइना क्ले, जिप्सम, मेज, ओनियन, एसेंशियल आइटम्स है। और बेसिकली पैसेंजर लेवल पे भी ट्रेन से कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी ढाका, आपकी मिताली एक्सप्रेस। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो रेलवे लिंकेज है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, ये डेफिनेटली इंडिया की इकोनॉमी को और बांग्लादेश की इकोनॉमी दोनों को एक बहुत जबरदस्त बूस्ट देगा। फिर रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव इशू किया है डीप फेक्स को लेके। 8 नवंबर को भारत सरकार ने इंस्ट्रक्ट किया है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को कि जो भी मॉफ्ड वीडियोस या डीप फेक्स उनके प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट कर रहे हैं, इनको हटाओ। आईटी रूल्स 2021 के अंदर रिसेंटली रश्मिका मंदाना और कैटरीना कैफ के इस प्रकार की मॉफ्ड फोटोज ऑनलाइन सर्कुलेट कर रही थी, जहां पे क्या था कि इनके चेहरे को एक न्यूड पोर्नोग्राफी वीडियो में किसी की बॉडी को उठा के ऊपर चिपका दिया गया था, और ये सब चीजें चालू हो गई। तो ये सब चीजें काफी पहले से हो रही हैं। अगर आप देखो तो रेडिट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके, एक एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सेलिब्रिटीज के चेहरे को पोर्नोग्राफिक वीडियोस के लोगों की बॉडी के ऊपर चिपका देना, ये डीप फेक का गलत इस्तेमाल काफी पहले से चल रहा है। 2023 में डीप फेक टेक बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। सेमी और अनस्किल्ड इंडिविजुअल्स भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ओवरऑल कहीं ना कहीं इस प्रकार के डीप फेक्स और फर्जी फोटोज, पोर्नोग्राफिक फोटोज को सर्कुलेट कर रहे हैं। 230% इंक्रीज देखने को मिला है डीप फेक यूजेज का साइबर क्रिमिनल्स और स्कैमर्स के द्वारा। साइफर्मा नाम की एक पर्टिकुलर कंपनी ने यहाँ पे बताया है। तो बेसिकली ये जो एआई सॉफ्टवेयर है ना, इस रिस्पेक्ट में 8 नवंबर को भारत सरकार सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को एक
रूल जारी करती है कि भाई अगर कोई मॉफ्ड वीडियो या फोटो का नोटिफिकेशन आपको आता है तो आपको 24 घंटे के अंदर उसको हटाना है, ठीक है ना। ये जो टेक्नोलॉजी है जो कि मॉडिफाई करती है और क्रिएट करती है इमेजेस को, ये एक मशीन लर्निंग टेक्निक से बनती है जिसका नाम है जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क। ये जो एआई ड्रिवन सॉफ्टवेयर है ये डिटेक्ट करता है और लर्न करता है सब्जेक्ट्स के मूवमेंट्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, और ओवरऑल इन फोटोज को कुछ इस प्रकार से क्रिएट करता है कि एक्चुअली में ओरिजिनल लगती रहती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं इनके बारे में तो हम जानते हैं, चैट जीपीटी वगैरह, लेकिन इसकी क्या पोटेंशियल नुकसान है ये भी हमको कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो इन आईटी रूल्स के अंदर 8 नवंबर को सरकार ने जारी किया है कि 24 घंटे के अंदर अगर कोई मॉफ्ड वीडियो या इमेज की रिपोर्ट आती किसी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के पास तो भैया उसको तुरंत आपको टेक डाउन करना। फिर आधार ऑथेंटिफिकेशन कंटिन्यूज टू ग्लिच। रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल के आई है, सितंबर 2023 तक 54 घंटे के आधार आप कह लो ऑथेंटिफिकेशन में डिसरप्शन देखने को मिला है। एक्चुअली में ये आरटीआई की रिस्पॉन्स है, द हिंदू ने आरटीआई फाइल की और द हिंदू को यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया गया किसके द्वारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी के द्वारा। तो एसएमएस से ओटीपी नहीं आ रहा है, इंटरनेट में कुछ फ्लॉ है, इसके चलते इन फ्लक्चुएशंस के चलते सितंबर 2023 तक, जनवरी टू सितंबर 2023 तक 54 घंटे और 33 मिनट के आधार रिस्ट्रिक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कि अपने आप में कैटास्ट्रॉफिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रीजन भी आधार के बेसिस पे बहुत सारा ऑथेंटिकेशन होता है, कई बार लोग सिम कार्ड की सर्विस लेने जाते हैं, कई बार जो किसान है वो अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ऑफिस में जाके इन आधार इनेबल्ड अपनी आईडी के थ्रू अटेंडेंस लगाते हैं। ये सारे काम यहाँ पे कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने इस लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स इस लेक्चर में बचे हुए हैं, इनको मैं कल की वीडियो में टेक ऑन करूंगा। देखिए आज शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे करके मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर को कंटिन्यू रखूंगा, ये मेरी पूरी कोशिश है। ओके, और आई विल ट्राई टू लिव अप टू माई प्रॉमिस। वैसे अब तक तो मैं रहा हूँ, लेकिन अब क्या है कि भाई बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है काम का और उस प्रेशर के चलते कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है। चाहे तो आप मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें और ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी तैयारी कंप्लीट कराई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए। हैव अ ग्रेट डे।